नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार, दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने भूमिका की चर्चा की थी कि 1757 से पहले बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। औरंगजेब के समय मुर्शिद कुली खां का सूबेदार के रूप में बंगाल में अपॉइंटमेंट, ये यहाँ से हमने चर्चा विद्यार्थियों प्रारंभ की थी। और फिर हमने उसी व्याख्यान में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के द्वारा 1717 में अंग्रेज़ों को जो सुविधाएं दी गई उन पे बात की थी। उसके बाद में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनता है, उनकी हमने चर्चा की थी। और फिर अलीवर्दी खां हमारे सामने आता है और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला के समक्ष क्या कठिनाइयाँ थीं और कैसे अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, ये एक वहाँ से हमने हल्की सी चर्चा की थी इस बारे में। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि नवाब और अंग्रेज़ों के बीच कटुता के क्या कारण रहे। नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। कारणों की बात करें तो बंगाल की जो संपन्नता है, समृद्धि है, वहाँ पर जो वहाँ की उपजाऊ भूमि है, सभी प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, बहुत अच्छा मौसम रहता है, नदियों का पानी है, समतल भूमि है और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब चीज़ें हैं। एक अंग्रेज़ कर्नल हिल ने कभी बंगाल की संपन्नता का वर्णन किया था और फिर क्लाइव तो जो कि वहाँ अपॉइंटेड था इस समय, वो देख रहा था कि बंगाल में कितना धन है और इस धन को वो दोहना चाहते थे। अंग्रेज इस धन को प्राप्त कर लेना चाहते थे और इसके प्रयास में वो निरंतर रहे। अलीवर्दी खां के शासन में तो उन्हें इसका अधिक अवसर नहीं मिला, किंतु सिराजुद्दौला को आंतरिक कठिनाइयों में फंसा देखकर उन्होंने ये एक अनुकूल अवसर समझा। दूसरा कारण है उत्तराधिकार का प्रश्न। उत्तराधिकार, देखिए, अलीवर्दी खां के कोई अपना बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटियां थीं। इसलिए उसने एक अच्छा काम किया कि अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया सिराजुद्दौला, जो कि उसकी छोटी बेटी का पुत्र था। बड़ी बेटी के कोई औलाद नहीं थी। दूसरी बेटी के शौकतगंज नाम का एक लड़का था। तो दोनों बड़ी बेटियों का जो चॉइस था वो शौकतगंज था और सिराजुद्दौला का उन्होंने विरोध किया। अंग्रेज़ों को इसका जब जानकारी मिला तो अंग्रेज़ एक्टिव हो गए और ये अंग्रेज़ों का एक्टिव होना सिराजुद्दौला को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। फिर जब सिराजुद्दौला नवाब के सिंहासन पर बैठता है तो एक परंपरा भारत में रही है कि जब भी नया राजा कोई बनता था तो सभी उसके अधीनस्थ जो शासक हैं, जागीरदार, सामंत हैं, अधिकारी हैं, उस परिधि में आने वाले अंग्रेज़, फ्रांसीस, इनके जो शीर्ष अधिकारी हैं वो नवाब को कोई उपहार भेंट करते थे, उसके प्रति अपना सम्मान का इजहार करते थे और उसकी सत्ता स्वीकार करते थे। ये उसका एक संकेत था, सत्ता स्वीकार का, उसकी सार्वभौमिकता स्वीकार करने का। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह था कि अंग्रेज़ सिराजुद्दौला की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं।
और अंग्रेज़ों ने इसके अलावा राजनीतिक षड्यंत्र वहाँ पर प्रारंभ कर दिए। जो उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उसके साथ में साठगांठ करने लगे। राजवल्लभ जो कि एक बड़ा हैसियत वाला हिंदू था, उस राजवल्लभ को उन्होंने अपने जाल में फंसाने के प्रलोभन शुरू कर दिए और सिराजुद्दौला के विरुद्ध इनको भड़काने लगे। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के प्रति शुरू से ही आशंकित था, क्योंकि जब अलीवर्दी खां उसके नाना और बंगाल के पूर्व नवाब की जब वो बीमार था, मृत्यु के करीब था, तो उसने एक नसीहत दी थी कि भाई इनसे सावधान रहना। किनसे? अंग्रेज़ों से। तो सिराजुद्दौला वैसे भी अंग्रेज़ों से सावधान, और फिर अंग्रेज़ों के ये कर्म, अंग्रेज़ों द्वारा षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अंग्रेज़ नवाब के शत्रुओं को शरण दे रहे हैं। नवाब ने राजवल्लभ पर शक्ति करनी चाहिए, तो उसने अपनी सारी संपत्ति और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता भेज दिया, यानी कि अंग्रेज़ों के पास भेज दिया, और अंग्रेज़ों ने उसको संरक्षण दिया, उसको भी, उसकी संपत्ति को भी। और उसके बाद में राजवल्लभ स्वयं भी कंपनी की शरण में चला गया। पंजाबी सेठ अमीचंद भी नवाब को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के जो गवर्नर हैं ड्रेक को कहा कि भाई ये हमारे शत्रु हैं, हमारे कानून के अपराधी हैं, इन्हें लौटाया जाए। लेकिन ड्रेक ने इनको लौटाने से मना कर दिया। ये जो मना किया, ये एक बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी। फिर अंग्रेज़ों ने हिंदू व्यापारियों को भी साधना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब ऐसा देखिए विद्यार्थियों, जिसको कहते हैं ना पाला मंड गया था। अब मोर्चे खुल गए थे, तो अंग्रेज इस मामले में बड़े सतर्क थे और उन्होंने अंग्रेज़ हिंदू व्यापारियों के साथ भी साठगांठ करनी प्रारंभ कर दी। और हिंदू व्यापारी इनकी तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि दोनों के समान हित है, दोनों व्यापारी हैं, दोनों व्यापार से अधिक का अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। और एक और भी हिंदू व्यापारियों का जो कारण, कि व्यापार और वाणिज्य के लिए हमेशा शांति प्रिय माहौल चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। और हिंदू व्यापारी सोच रहे थे कि शायद बंगाल में शांति स्थापित हो जाएगी, और दोनों पक्ष, हिंदू व्यापारी और अंग्रेज़ अपने कारणों से, हिंदू व्यापारी अपने कारणों से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने लगे। नवाब के लिए ये असहनीय था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, अंग्रेज़ और फ्रांसीस दोनों यूरोपीय शक्तियाँ, दोनों यूरोप में पड़ोसी हैं और सदियों से दोनों एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। उस समय की हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के वो शत्रु थे। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में 7 ईयर्स वॉर 1756 में शुरू हो गया। 1756 से 1763 तक वो चला। अतः भारत में भी दोनों जातियों में युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना बन रही थी। इस कारण फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में और अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में, जहाँ इनके केंद्र थे, वहाँ किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो फ्रांसीसियों ने तो इस आदेश को मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने किलेबंदी जारी रखी। एक विद्यार्थियों, आपने फ्री पास के बारे में सुना होगा, दस्तक जिसको कहा गया। मुग़ल सम्राट फर्रुख सियर के फरमान से 1717 में अंग्रेज़ों को मिला था फ्री पास कि आप बिना चुंगी के, बिना टोल टैक्स के व्यापार करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ क्या करने लग गए कि भारतीय व्यापारियों को वो फ्री पास बेचने लग गए। इससे भारतीय भी बिना
नवाब को टैक्स दिए या टोल अधिकारियों को बिना टैक्स दिए व्यापार करने लगे, क्योंकि टैक्स की मांग करने पर वो अंग्रेज़ों वाला फ्री पास दिखा देते थे। ये खबरें जब नवाब तक पहुँची तो नवाब ने कहा अंग्रेज़ों को कि भाई आप देखिए, फ्री पास की सुविधा आपको मिली है, आप उसका प्रयोग करें, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने नवाब की नहीं मानी। इस पर बंगाल के नवाब ने बंगाल के सारे व्यापारियों को ही फ्री ट्रेड की सुविधा प्रदान कर दी। अब अंग्रेज़ों का जो दस्तक वाला जो अधिकार था ना, वो अब अर्थहीन हो गया। तो विद्यार्थियों, ये कारण थे। दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई। दोनों के बीच में जो वो बहुत कटुतापूर्ण संबंध हो गए, तनावपूर्ण संबंध हो गए, और अब दोनों शक्तियों के बीच में किसी भी यूँ कहें कि हम आपस में तालमेल होने की या समझौता होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। परिणाम क्या हुआ कि नवाब ने अंग्रेज़ों को दंडित करने के लिए 50,000 सैनिकों सहित कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया 4 जून 1756 को, और यहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद 17 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेरा डाल लिया। कासिम बाजार से फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता की 16 दिन की यात्रा बड़ी कठिन रही। नवाब को घने जंगल पार करने पड़े। उसकी इस यात्रा पर कई इतिहासकार तो यह कहते हैं कि यदि उसके अधिकारी उसके साथ विश्वासघात नहीं करते तो वह अंग्रेज़ों को बंगाल से निष्कासित करने में सफल हो जाता। और विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सही बात है कि यदि उसके सेनापति और उसके जो प्रशासन के लोग हैं गद्दारी नहीं करते तो अंग्रेज़ों को वो भगा सकता था। उसके अंदर उसके पास में सेना भी थी, तोपखाना भी था। और कलकत्ता पहुंचते ही जो गवर्नर ड्रेक है वो बहुत डर गया, क्योंकि 50,000 की सेना आ गई, घुड़सवार आ गए, तोपें आ गई। तो वो कुछ व्यापारियों और महिलाओं और बच्चों के साथ वहाँ से भाग निकला, फुलटाना चला गया। बचे हुए अंग्रेज़ सैनिकों ने एक जो हॉलवेल अंग्रेज़ अधिकारी था उसको अपना सेनापति बनाया, और ये अब कुछ लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, आगे हम बात करेंगे। ये जो ड्रेक वहाँ से भागता है और वहाँ उनका जो कमांडर था मिशन, वो भी भाग जाता है। तो इतिहासकारों ने, इंग्लैंड के इतिहासकारों ने इसको ब्रिटिश इतिहास पर कलंक बताया है, कायरता बताई है। हॉलवेल जो कि वहाँ फोर्ट विलियम में था, उसने रक्षा की, परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो गए और 20 जून को नवाब की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और नवाब यहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद कलकत्ता को माणिकचंद के हवाले कर गया। उसको कह दिया कि तुम ये संभालो, और स्वयं राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। और एक अंग्रेज़ इतिहासकार की बात यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, जिसका नाम है फिलिप वुडरफ। वुडरफ कहता है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण लूट के उद्देश्य से किया था, परंतु विद्यार्थियों, हमने अभी अध्ययन किया है कि नवाब का उद्देश्य राजनीतिक था, पूर्णतया राजनीतिक था, आर्थिक नहीं था। कासिम बाजार पर विजय प्राप्त हो गई। अब है काल कोठरी की दुर्घटना, ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा। देखिए, एक जो सर्जन हॉलवेल की मैंने अभी बात की है, हॉलवेल जो कि वहाँ पे रुक गया था, उसने एक लंदन एक लेटर लिखा अपनी अथॉरिटीज़ को कि 146 व्यक्ति नवाब के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए। अभी हमने बात की थी ना कि आत्मसमर्पण कर दिया था, तो 146 अरेस्टेड, बंदी बना लिए गए थे और एक कोठड़ी में बंद कर दिए। कोठड़ी यानी छोटा कमरा, उसकी लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 14 फुट 10 इंच।
इसमें एक भी खिड़की व रोशनदान नहीं था। ब्लैक होल बोला गया ना, काल कोठरी जिसको कहते हैं। तो इसमें सब बंद कर दिए गए। प्रातःकाल जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, जैसा कि होलवेल लिखता है, तो 140 बंदियों में से कुल 23 बंदी जीवित पाए गए। मरने वालों में एक महिला भी थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस दुर्घटना का आधार लेकर भारतीयों को, खासकर सिराजुद्दौला को निर्मम एवं निष्ठुर बताया और इसका जिम्मेदार ठहराया। अब विद्यार्थियों, इतिहास में एक चर्चा यह है कि आखिर कालकोठरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो यह सिद्ध करते हैं, ऐसे तथ्य हैं कि यह एक काल्पनिक मनगढ़ंत एक बनाई गई, सिराजुद्दौला को क्रूर नवाब सिद्ध करने के लिए रची गई एक, यूँ कहें कि षड्यंत्र है। अधिकांश भारतीय इतिहासकार जो तथ्य वहाँ पर मिलने चाहिए उनको अनुपस्थित पाकर इस घटना को कल्पित मानते हैं। क्योंकि एक तो कालकोठरी का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो उसमें इतने व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, और इस कारण ये संख्या बढ़ी चढ़ी एक संख्या है। कप्तान ग्रांट तो ये लिखता है कि बंदियों की संख्या 200 थी। अब वो 146 कह रहा है, ये 200 कह रहा है। और ग्रांट यह भी कहता है कि जीवित रहने वाले 10 थे, जबकि वो कह रहा है जीवित रहने वाले 23 थे। तो ये कोठरी का आकार और जो मनुष्यों की संख्या, इसमें कोई तालमेल नहीं बैठता है। फिर जो समकक्ष जो किताबें जो थी उस समय की, एक सैयद गुलाम हुसैन और एक और हमारे पास में उस समय की एक रचना है रायस उस सुलातिन, वो समकक्ष रचनाएं हैं, उनमें सारी बातों का उल्लेख है, लेकिन ब्लैक होल वहाँ पर अनुपस्थित है। फिर है कि जब तत्कालीन जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग्स, उनके अंदर कहीं जिक्र ही नहीं है। जो कार्रवाई की पुस्तक है, कार्रवाई की पुस्तक जो बंदियों वाली है, उसमें भी कहीं इसका उल्लेख नहीं है। क्लाइव की पराजय के उपरांत माफ करना, कलकत्ता की पराजय के उपरांत क्लाइव व वाटसन ने नवाब को शिकायती पत्र लिखे। आक्रमण हुआ, अंग्रेज हार गए, नवाब जीत गया। उसके बाद में यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हैं अंग्रेज़ों के, वो उनको शिकायती पत्र लिख रहे हैं। तो शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। ये कैसे हो सकता है? इतने अंग्रेज़ मारे गए और उसमें उल्लेख नहीं घटना का। ये बहुत बड़ा प्रमाण है विद्यार्थियों इस घटना को असत्य सिद्ध करने का। अलीनगर की संधि होती है, उसमें भी कहीं इस घटना के कंपनसेशन, इस घटना के बारे में कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लाइव जो कंपनी के डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट भेजता है, उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। नवाब को पद से हटाने का लिखा गया है, और ज़रूर वो लिखता यदि घटना होती तो कि नवाब को पद से हटाया गया क्योंकि इसने ये गलत कार्य किए, लेकिन वहाँ ब्लैक होल कहीं नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये जो घटना है कल्पित है बिल्कुल। मीर जाफ़र के साथ क्लाइव की जो संधि होती है उसमें भी कहीं पे उल्लेख नहीं है इस घटना का। तो ये एक उनकी बनाई हुई जो घटना है। और वैसे भी जो हॉलवेल था, उसका जो व्यक्तिगत जो चरित्र है वो एक मतलब रिलायबल व्यक्ति नहीं था। क्लाइव ने एक बार इस एडमिट किया कि हॉलवेल ने नवाब मीर जाफ़र पर जो क्रूरता का दोषारोपण किया है वह सर्वथा झूठा है, क्योंकि इसने इसी प्रकार का एक जो है
टारगेट करके मीर जाफ़र को भी इसने इसी प्रकार से 1760 की बात है वो किया था। तो वो एक उसकी जो पहचान थी ना उस समय में और बाद में भी एक झूठे व्यक्ति के रूप में थी। अच्छा, फिर 123 लोग मारे गए, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। हॉलवेल ये तो कहते हैं 123 मारे गए, लेकिन उनके नाम तो बताओ, उनके नाम क्या क्या थे, वो नाम की सूची भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें स्वीकार करना होगा कि काल कोठरी की घटना केवल हॉलवेल के मस्तिष्क की उपज थी, पूर्णतया काल्पनिक थी। इस घटना से अंग्रेज न केवल सिराजुद्दौला को क्रूर सिद्ध करना चाहते थे, अपितु सहिष्णुता पर आधारित भारतीय संस्कृति पर एक काला दाग लगाना चाहते थे। यही कारण था कि जो है हमारे जो आधुनिक इतिहासकार हैं विद्यार्थियों, और जो निष्पक्ष इतिहासकार हैं, वो इस काल कोठरी की जो घटना है इसको सिरे से खारिज करते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।